अब आता है धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं क्या, धातु का वायु में दहन। उसको कहते हैं कि अगर कोई भी धातु है, वायु शब्द का मतलब आपको समझना है क्या, O2 कहते हैं। वायु का मतलब क्या समझेंगे आप, O2। जब किसी भी धातु को वायु में जलाया जाता है तो वो आसानी से जलती हैं और अपने ऑक्साइडों का निर्माण करती, किंतु कुछ धातुएं गर्म करने पर ही क्रिया करती। अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, हम बहुत सारी रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका बनाता है 2MgO। अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम Na, हम 4Na लेते हैं और O2 से क्रिया कराते हैं तो ये आपका बनाता है 2Na2O। यानी धातुएं जब वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, अपने ऑक्साइड का निर्माण करती हैं साधारण ताप पर। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो ऑक्साइड तो बनाती हैं लेकिन गर्म करने पर बनाती। इसी प्रकार कुछ और भी धातुएं ऐसी होती हैं जो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो अपनी क्रियाशीलता की वजह से नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती। और इस अभिक्रिया को अगर हमको प्रॉपर तरीके से समझना हो तो हम हमेशा याद करें, जब धातु वायु से संपर्क करता है, वायु का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, O2, तो वो बनाता क्या है, हम एक बार पहले इसको लिख लें, उसके बाद हम बहुत अच्छी तरह हमेशा समझते रहेंगे कि हमें बनाना क्या होता है जब धातुएं वायु या O2 से संयोग करती हैं। तो आपको ये याद करना है, कोई भी धातु है अगर वायु या O2 से संयोग करेगी तो वो क्या बनाएगी, अपना धातु ऑक्साइड बनाएगी। चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कोई भी धातु, कैल्शियम हो तो आप बोलेंगे ये 2Ca हो गया अब प्लस O2 हो गया, इसके आधार पर ये क्या बना देगा, 2CaO। आयरन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, एक Fe2O3 बनाता है तथा Fe3O4 बनाता है। इस तरह से आयरन अपने दो सूत्र के ऑक्साइड बनाता है। जिंक भी दो सूत्र के ऑक्साइड बनाता है, एक ZnO भी होता है, एक ZnO2 भी होता है। तो बहुत सारी धातुएं होती हैं जब ऑक्सीजन से या वायु से संपर्क करती हैं तो अपने धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ये बात मस्तिष्क में होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, कुछ धातुएं साधारण ताप पर वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, कुछ धातुओं को गर्म किया जाता है तब उनके परत के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। जैसे एल्यूमिनियम ले लिया जाए, Al, अब हम इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये अपना एक ऑक्साइड बनाता है Al2O3। अब चले इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम 4Al कर देते हैं, 4 एल्युमिनियम, तो ये 2Al2O3 में 4 एल्युमिनियम हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 अणु ले लेते हैं, हमने आपको अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाया है। अब ये देखिए 4Al + 3O2 goes to 2Al2O3, तो इस अभिक्रिया के ऊपर देखिए हमने डेल्टा का चिन्ह प्रदर्शित कर दिया। इसका मतलब ये भी धातु ऑक्साइड तो बना है इनके समान, लेकिन ये साधारण ताप पर नहीं है, इनको गर्म करते हैं। तो ये जो गर्म करने की बात आती है, एक ही कॉमन सेंस बात याद रखनी है मन में, क्या वो बात ये है कि जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं वो आसानी से ऑक्साइड का निर्माण करेंगी, और जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं वो थोड़ा गर्म करने पर ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो धातुएं होती हैं जो ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, सभी लोग वायु या O2 से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जितना आपके लिस्ट में दिख रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी धातुएं साधारण ताप पर वायु से संपर्क कर लेती हैं और कौन सी धातुएं गर्म करने पर वायु से संपर्क करती हैं। तो ये निर्भर करता है इनकी क्रियाशीलता पर। जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वो साधारण रूप से साधारण ताप पर ऑक्साइड बनाती हैं, और जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं उनको गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपने ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगले टर्म में आते हैं। ये अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ये देखिए सारा कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है, आपने अभी सॉल्व किया है। मैग्नीशियम वायु से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर वायु से कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम वायु के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये धातु है, ये वायु या ऑक्सीजन है, और ये धातु के ऑक्साइड होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम, जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जैसे आपको बता रहा हूं, पहला टर्म होता है अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और है। दूसरा होता है क्षारीय ऑक्साइड, और तीसरा आपका होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ये दोनों होंगे, अम्लीय भी होते हैं, अम्लीय भी, और यहां पर लिख दिया हमने क्या, क्षारीय भी। बस ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी दो प्रकार के, और इन दोनों को मिलाए तो तीन प्रकार के होते हैं। तो अब जैसे मैंने अभी एक सूत्र बताया था आपको, जरा ध्यान से आप देखें। हमने एक उदाहरण दिया था ZnO और एक दिया था ZnO2। अब यहीं से समझ लीजिए सूत्र में, अगर ZnO और ZnO2 है तो Zn क्या कर सकता है, पहला काम जिंक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन का त्याग करके Zn डाई पॉजिटिव प्लस O-2 कर सकता है। दूसरा रिएक्शन होता है कि Zn जो है वो सीधे ZnO अगर एक और ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है तो वो ZnO2 बना देता है। अब आप अपना टर्म समझिए यहीं पे, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जिंक के ऑक्साइड को ले लीजिए, ये ZnO जो है वो अपने ऑक्सीजन का त्याग भी कर दे रहा है, क्लियर। और ये ZnO जो है वो ऑक्सीजन को लेके ZnO2 भी बना दे रहा है। तो है ना जिंक का ये दोहरा गुण, ऑक्सीजन मुक्त भी कर सकता है और अतिरिक्त ऑक्सीजन ले भी सकता है, ये ऑक्सीकरण भी कर सकता है, ये अपचयन भी कर सकता है। तो ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, और अगर ये दोनों दिखाता है तो इसका मतलब ये उभयधर्मी होता है। तो कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड, जैसे इसमें उदाहरण देखिए एल्युमिनियम और जिंक दिया हुआ है, मैंने वो जिंक का उदाहरण दिया, जिंक के ऑक्साइड का ZnO, जिंक ऑक्साइड। ZnO ही इनका वास्तविक सूत्र इसलिए होता है कि यहाँ पर देखिए वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी दोनों बराबर है, इसलिए ये सूत्र तो 100% सही है। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी अणु सूत्र की पुष्टि करना कि वो अणु सूत्र सही है अथवा गलत, ये किस पर आधारित है, तो आप बोलेंगे उनकी धनात्मक और ऋणात्मक संयोजकता पर आधारित होता है। अगर धनात्मक संयोजकता और ऋणात्मक संयोजकता दोनों का मान बराबर आता है और कुल आवेश शून्य हो जाता है तो वो दिया गया अणु सूत्र सही है। तो हमने जो ZnO लिखा उसमें जिंक पे 2 धनावेश दिखाया, ऑक्सीजन पे 2 ऋणावेश दिखाया, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ हुआ कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या अगर बराबर है तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं और आपका जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए वो ZnO सूत्र सही। तो इस अभिक्रिया में जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। अगली अभिक्रिया में ये जो ZnO आपका था वो एक और ऑक्सीजन को ग्रहण करके ZnO2 बनाता है।
तो हम इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं से अगर समझना चाहें तो बिल्कुल क्लियर कर समझ सकते हैं कि दोनों अभिक्रियाओं में दो कार्य हो रहे हैं। पहली अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है और दूसरी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो अगर ये त्याग भी ऑक्सीजन का करता है और जिंक ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन लेता भी है तो दो कार्य कर रहा है, इसलिए ये अम्लीय गुण भी दिखा रहा है और क्षारीय गुण भी दिखा रहा है, अर्थात ये उभयधर्मी गुण दिखा रहा है। यानी कोई भी पदार्थ उभयधर्मी तब माना जाता है जब वो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड भी होते हैं जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी वो अम्लीय गुण भी दिखाते हैं और क्षारीय गुण भी दिखाते हैं। ये धातु के मुख्य लक्षण में आता है। इसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर एल्युमिनियम है, ये HCl से संयोग करके अपना क्लोराइड बनाता है और ये Al2O3 जो आपका है ये NaOH से संयोग करके ये मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। अब इनके कहने का मतलब क्या है, इसके अम्लीय और क्षारीय गुण होने की बात की पुष्टि हम करते हैं। ध्यान से देख लिया जाए क्या, अगर ये अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है तो इसका क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बताता हूं। हमें इस अभिक्रिया में Al2O3 का टर्म आप जान ही रहे हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ऐसे। अब Al2O3 HCl से क्रिया करके यौगिक बना रहा है, Al2O3 NaOH से अभिक्रिया करके यौगिक बना रहा है, तो HCl को हम क्या कह सकते हैं। HCl को आपने भी पढ़ा होगा कि ये अम्ल है और अगर HCl अम्ल है तो यहाँ Al2O3 किसका कार्य करेगा, क्षार का कार्य करेगा और ये लवण बनाया और जल बनाया। ये क्या है, ये लवण है और ये क्या है, ये जल है। याद करें अपनी अभिक्रिया, जब अम्ल की क्रिया क्षार से होती है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ अगर HCl अम्ल है, HCl अम्ल है, इसकी पुष्टि भी करना मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये H+ और Cl- में टूटता है, तो जो H+ आयन का त्याग करते हैं, H+ आयन का जो त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अगर आपका HCl टूट के H+ देता है तो इसका मतलब HCl अम्ल है, तो इसके साथ ये किसका तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। NaOH को देखिए आप क्या बोलोगे, NaOH को आप कहोगे कि ये क्षार है। अब NaOH क्षार क्यों है, वे सभी पदार्थ क्षार होते हैं जो जल में टूटकर OH निगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब NaOH आपका क्षार है। तो ये क्षार है तो इसके लिए ये अब किसका काम करेगा, अम्ल का काम करेगा। तो ये लवण बनाएगा और ये जल बनाएगा। इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, बुक में भी होते हैं आपके। और ये एल्युमिनियम क्लोराइड है। ये दोनों ही लवण हैं, जल हैं, यानी ये दोनों अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल की क्षार से क्रिया होने पर लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ हमें ये प्रदर्शित करना है कि एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी क्यों होते हैं। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक कहते हैं अंग्रेजी में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। यानी अगर कोई अम्ल आता है तो उनके साथ वो क्षार बन जाते हैं, और अगर कोई क्षार आता है तो उनके साथ वो अम्ल बनते हैं। तो ऐसे ऑक्साइडों को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जो जरूरत पड़ने पर अम्ल भी होते हैं और जरूरत पड़ने पर क्षार का भी कार्य करते हैं। अब कह रहे कुछ धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड जल में घुलकर एल्कली बनाते हैं। एल्कली मतलब समझते हैं क्षार, यानी अगर सोडियम ऑक्साइड ये जल में घुलेगा और पोटेशियम का K2O अगर जल में घुलेगा तो ये NaOH और KOH जैसे यौगिक बनाएंगे और उस जलीय विलयन को कहते हैं
क्षारीय विलयन, और उस क्षारीय विलयन में अगर हम क्षार है पुष्टि करना चाहते हैं तो हमें उसमें लाल लिटमस पत्र डाल लेना चाहिए, और अगर वो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है इसका मतलब हमारा जलीय विलयन जो इनके द्वारा बनाया गया है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आपने पढ़ा होगा नीले लिटमस को अगर कोई लाल करता है तो वो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को अगर कोई नीला करता है तो वो क्षार होता है। तो ये बताया गया कि सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं जब इनकी जल से क्रिया करते हैं तो ये क्षारीय विलयन, क्षारीय माध्यम उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम एल्कली कहते हैं। ये एल्कली शब्द अंग्रेजी में लिया गया है, इसका मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली, यानी वे सभी क्षार, बेस मतलब क्षार, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी जो जल में घुल जाते हैं और क्षारीय विलयन उत्पन्न करते हैं तो उन्हीं को हम क्षारीय या एल्कली के नाम से जानते हैं। तो खास करके आवर्त सारणी में जो प्रथम और द्वितीय समूह की धातुएं हैं जिन्हें हम सोडियम परिवार और मैग्नीशियम परिवार कहते हैं, इन्हीं के जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय विलयन प्रदर्शित करते हैं। तो इनका अगला टर्म आपको मैं दिखाता हूं कैसे ये करते हैं कि अगर ये सोडियम का ऑक्साइड है ये जल से क्रिया करिए, देखो NaOH देता है, और ये पोटेशियम का ऑक्साइड होता है ये जल से क्रिया करता है तो KOH देता है। आपको पता है कि NaOH और KOH दोनों क्षार होते हैं, ये टूटने के पश्चात OH नेगेटिव आयन देंगे जल में, क्योंकि अरेनियस ने पढ़ाया है अम्ल क्षार परिकल्पना में कि वे पदार्थ जो जल में टूटकर OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो जब आप NaOH और KOH को जल में घोलेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन मुक्त करेंगे, यानी हमारे जलीय विलयन में हर तरफ OH नेगेटिव आयन की सांद्रता या मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, और उस जलीय विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। इसकी अगर आपको पुष्टि करनी है तो आप लाल लिटमस पत्र उठाइए और उस जलीय विलयन में डुबोइए, और अगर वो लाल लिटमस पत्र नीले रंग का हो जाता है तो ये पुष्टि होती है कि ये बना हुआ जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए बहुत सारे धातु ऑक्साइड हैं, अलग अलग लक्षण दिखा रहे हैं, कोई क्षारीय लक्षण दिखा रहा है, कोई अम्लीय लक्षण दिखा रहा है, कोई उभयधर्मी लक्षण दिखा रहा है। तो ये धातुओं के क्रियाशीलता और उसके गुणधर्म के अंतर्गत आता है। अब अगले टर्म को देखते हैं, धातुओं की जल से अभिक्रिया। अगर धातुओं की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, तो मैं आपको इधर दिखाता हूं। धातुओं की जल से अभिक्रिया, कुछ धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं और कुछ गर्म जल से। जैसे सोडियम ठंडे जल से क्रिया करता है, तो सोडियम की क्रिया अगर हम कराते हैं तो ये हो गया 2Na प्लस 2H2O गोज टू 2NaOH अब प्लस H2 गैस हो गया ये आपका। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये हो गया Mg प्लस 2H2O, और ये हो गया आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब ये जो जल है ये कोल्ड वाटर है जिसको आप ठंडा जल कहेंगे, और ये जो जल है ये आपका हॉट वाटर है। अब बात आ रही है कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों धातुएं हैं, तो सोडियम कोल्ड वाटर से भी क्रिया कर जाता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से जबकि क्रिया करता है। बिल्कुल हमारे आपकी तरह होगा, ठंड के टाइम में कुछ लोग ठंडे पानी से नहा लेते हैं उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पानी गर्म करते हैं उसके बाद नहाते हैं फिर भी उनको ठंड लगता है। तो ये हमारे आपके बॉडी का क्या है, रिएक्टिविटी है, ये इम्यून सिस्टम है। तो उसी तरह कुछ धातुओं का भी अपना इम्यून सिस्टम होता है कि सोडियम को ठंड नहीं लगती इसलिए वो ठंड में भी नहा लेता है, लेकिन मैग्नीशियम को बहुत ठंड लगती है इसलिए वो गर्म पानी से नहाता है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की सक्रियता या क्रियाशीलता। अब इसी से स्पष्ट होता है कि जो मजबूत हैं, जो बहादुर हैं, वो ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं, और जो कमजोर हैं वो उनको गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि कौन बहादुर है या कौन सक्रिय है। इट मीन्स दैट
कि सोडियम आपका अधिक सक्रिय धातु है, मैग्नीशियम जो है सोडियम से कम सक्रिय है, इसलिए सोडियम ठंडे जल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, जबकि मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म जल से क्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी बनती है जिसे हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। उस सक्रियता श्रेणी में ये कैटेगरी बनाई गई है कि जो अधिक से अधिक सक्रिय धातुएं हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं और जो कम सक्रिय धातुएं हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। इस सक्रियता श्रेणी में बीच में हाइड्रोजन को भी शामिल किया जाता है। हाइड्रोजन है तो अधातु, लेकिन हाइड्रोजन धातु के समान इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन। कैसे? जैसे सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। अब देखिए हाइड्रोजन कॉपी करता है ना सोडियम की। अगर सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन की भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए कॉपी करना, सोडियम का क्लोराइड अगर Na के साथ Cl है तो हाइड्रोजन का क्लोराइड देखिए HCl है। सोडियम का ऑक्साइड देखिए Na2O है तो हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड देखिए H2O है। सोडियम का कार्बोनेट देखिए Na2CO3 होता है तो हाइड्रोजन का भी कार्बोनेट H2CO3 जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। सोडियम का सल्फाइड देखिए Na2S तो हाइड्रोजन का सल्फाइड भी होता है H2S। बहुत ज़्यादा कॉपी करता है हाइड्रोजन। इसी तरह से सोडियम के सल्फेट को ले लो Na2SO4 तो हाइड्रोजन का सल्फेट सबको पता है H2SO4। तो इन सारे लक्षणों को देख करके स्पष्ट होता है कि आपका हाइड्रोजन भी कहता हम धातुओं से कम नहीं है, हम हर वो काम कर सकते हैं जो धातुएं करती हैं। तो इस लिस्ट से कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन के अंतर्गत भी धात्विक लक्षण है, भले ये अधातु है, भले ये गैस के रूप में है। तो आज हम लोग अपवाद भी तो पढ़े हैं, धातु में अधातु का लक्षण, अधातु में धातु के लक्षण। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धात्विक होते हुए भी धात्विक नहीं है और कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो धात्विक हो जाती हैं, तो वो अपवाद के स्वरूप में है। तो हाइड्रोजन भी आवर्त सारणी का एक अपवाद है। वो कैसे? कि जिस प्रकार ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है, उसी तरह ध्यान से देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन भी बनाती। हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी बनाती है। ये देखिए कैसे। अब देखिए Cl है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या कर लिया Cl-। अब इन दोनों अभिक्रियाओं की तुलना करके देखा जाए। Cl हमें भी पता है कि अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cl नेगेटिव बनाता है। तो हाइड्रोजन भी बोलता है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- बना सकता। इस अभिक्रिया को देखा जाए और इस अभिक्रिया को देखा जाए तो इससे कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन भी एक्सेप्शन है और ये दोनों कार्य कर सकता है। जरूरत पड़ने पर धात्विक लक्षण भी दिखा सकता है और अधात्विक लक्षण भी दिखा सकता है। अब जैसे ये समस्त लक्षण किस तरह के हैं हाइड्रोजन के? धात्विक लक्षण में आते हैं। और ये लक्षण क्या है? अधात्विक। आपको पता है कि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे क्लोरीन होता है, जैसे फ्लोरीन होता है, जैसे ब्रोमीन होता है। ये देखिए द्विपरमाणविक होता है। जबकि धातुएं क्या होती हैं? एक परमाणविक होती हैं। आपको पता है धातुएं बंध नहीं बनाती, लेकिन देखा जाए Cl बंध बनाता है, Br बंध बनाता है, अधातुएं हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ पीछे है? ये भी HH सहसंयोजी बंध बनाता है और बंध बनाने का गुण अधात्विक गुण होता है। तो ये जो उदाहरण मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, ये दिखा रहा था कि ये अधातुओं के समान भी व्यवहार कर सकती है हाइड्रोजन। और ये समस्त उदाहरण की लिस्ट देखा जाए तो ये धातुओं की नकल करती है हाइड्रोजन, इसलिए ये जरूरत पड़ने पर धातु भी है, अधातु भी है। इसीलिए सक्रियता श्रेणी में इसको भी स्थान दिया गया है और इस सक्रियता श्रेणी को हाइड्रोजन के यहाँ से दो भागों में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अधिक सक्रिय धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं कम सक्रिय धातुएं होती हैं। यहाँ हाइड्रोजन का जो विस्थापन हो रहा है, ये देखिए हाइड्रोजन उड़ गया। किसने उड़ाया? सोडियम और मैग्नीशियम ने। कहाँ से उड़ाया? जल से। अगर सोडियम मैग्नीशियम के आने से हाइड्रोजन उड़ जाता है या भाग जाता है
इसका मतलब क्या? इसका मतलब हाइड्रोजन की सक्रियता इन दोनों धातुओं से कम है। हाइड्रोजन की सक्रियता सोडियम मैग्नीशियम से कम है। क्यों कम है? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं होती हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो एक अपवाद स्वरूप अगर रिएक्शन दिया जाए कि अगर ये कॉपर ले लेते हैं और ये 2H2O कर देते हैं और आगे लिखते हैं कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। अब इसका क्या मतलब होता है? आपने कहा अरे सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मैग्नीशियम भी जल से क्रिया करता है, अपना ऑक्साइड बनाता है, ये MgOH का ट्वाइस होगा। मैग्नीशियम भी अपने हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कॉपर भी तो धातु है, कॉपर जल से क्रिया करके क्यों नहीं क्रिया करता है? तो एक ही बात याद हो जाए, अगर कॉपर जल से क्रिया करता है और कोई क्रिया नहीं होती है, अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं है इन अभिक्रियाओं की तरह, इससे स्पष्ट होता है कि सक्रियता श्रेणी में आपका जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन के नीचे होगा और हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं जो कम सक्रिय होती हैं वो हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। इसी को क्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी कहते हैं और इस चैप्टर में हम लोगों को उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया धातुएं कुछ ऐसी होती हैं जो ठंडे जल से भी क्रिया करती हैं और कुछ होती हैं जो गर्म जल से क्रिया करती हैं, ये इनकी सक्रियता पर आधारित होता है। अब ये सारी अभिक्रियाएं जो अभी हम लोगों ने करी हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं कि सोडियम है जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, पोटेशियम भी जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कैल्शियम भी जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और तीनों में एरो पे लिखा है ठंडा, यानी ये तीनों अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं। लेकिन मैग्नीशियम का जो आपने केस देखा है कि वो गर्म जल से क्रिया करता है तब वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अगर यहीं पर कॉपर होता तो एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं ताकि आप अपने माइंड में अच्छी तरह इसको रख लें, ये लिस्ट थी इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर बता दूं कि कॉपर प्लस 2H2O चाहे गर्म जल हो चाहे ठंडा जल हो कोई भी हो, और आपको क्या बताना है? कोई क्रिया नहीं। तब आप कारण क्या बताएंगे? क्यों कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, और यही कारण है कि ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्रियता श्रेणी ही सब कुछ डिसाइड करती है कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो जो लोग ठंडे जल से क्रिया कर रहे हैं इसका मतलब ये अधिक सक्रिय है, जो गर्म जल से क्रिया कर रहा है वो कम सक्रिय है, और ये जो अपवाद दिख रहा है ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो आपकी सक्रियता श्रेणी बनी होगी इस सक्रियता श्रेणी में इस तरह से बहुत सारी धातुएं होंगी। सपोज करिए ये हाइड्रोजन का स्थान है तो इसके ऊपर आपका पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, जिंक होगा, बहुत लोग हैं। इसके नीचे आपका कॉपर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा। यहाँ हाइड्रोजन के यहाँ से श्रेणी को दो भागों में बांट दिया जाता है। ऊपर वाले जो होंगे वो अधिक सक्रिय होंगे और जो नीचे वाले होते हैं वो कम सक्रिय हैं। ऊपर वाले हाइड्रोजन को भगा सकते हैं और नीचे वाले हाइड्रोजन को नहीं भगा सकते, क्योंकि इन नीचे वालों के ऊपर आता है आपका हाइड्रोजन। तो ये सक्रियता श्रेणी भी हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से समझा जाएगा। फिलहाल ये आपके धातुओं के लक्षण के अंतर्गत आता था। अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये आप ऊपर की लिस्ट देख सकते हैं, जैसे Fe है, Al है, Zn है। ऐसी धातुएं भाप से क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड, जबकि ये सारे लोगों को ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ये सभी देखिए जल से क्रिया कर रहे हैं, सभी सक्रिय हैं और क्या बना रही हैं? हाइड्रोक्साइड बना रही हैं, क्षारीय विलयन। लेकिन
Al, Fe, Zn जैसी कुछ धातुएं होती हैं, ये जल के ही यानी H2O से ही क्रिया करती हैं, लेकिन भाप लिखा है, वाष्प से, जल के वाष्प से क्रिया करती हैं, तो वो अपना हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगी बल्कि वो अपना ऑक्साइड बनाती हैं। और वो ऑक्साइड किस तरह का होगा? अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है और Fe का ऑक्साइड Fe3O4 है। यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी मुक्त हो रही है। तो बने हुए उत्पाद की तरफ देखा जाए तो इन सभी के उत्पाद क्या है? क्षार हैं, सब में OH दिखाई दे रहा है, जबकि इन दोनों के उत्पाद क्या है? ऑक्साइड है तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो रहा है। यहाँ ठंडे जल की बात हो रही है और यहाँ जल वाष्प की बात हो रही है। तो जो लोग वाष्प से क्रिया कर रहे हैं वो अपना ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं, और जो लोग ठंडे जल से क्रिया कर रहे हैं वो अपने हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। इसलिए धातुओं की कैटेगरी और उनकी क्रियाशीलता अलग अलग मानी गई। अदरवाइज सभी धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती, क्या जरूरत है इनको ऑक्साइड बनाने की? तो ये कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, सीधी सी बात। और ये वो धातुएं हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं।